हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। तो आज मैं टॉपिक डिस्कस कर रही हूं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड में सेलुलोज। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, जिसमें हमने पढ़ा था आपका स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेलुलोज, जो कि एक स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, तो ये भी किसकी कैटेगरी में आता है? होमोपॉलीसेकेराइड। तो होमोपॉलीसेकेराइड के मैंने अब तक आपको 3 एग्जांपल्स बता दिए। कौन कौन से हैं? एक है आपका ग्लाइकोजन, सेकंड है स्टार्च और थर्ड वन है आपका सेलुलोज। ओके, चलिए नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं व्हाट इज सेलुलोज। सो सेलुलोज इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सेलुलोज क्या एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि बिलोंग करता है कैटेगरी ऑफ पॉलीसेकेराइड से। कौन सी कैटेगरी है पॉलीसेकेराइड की? होमोपॉलीसेकेराइड। ठीक है, इट इज़ अ पॉलीमर मेड अप ऑफ ग्लूकोज सब यूनिट, क्योंकि ये जो पॉलीमर है वो किससे बना होता है? ग्लूकोज सब यूनिट से मिलकर के बना होता है। इट इज़ फाउंड इन बैक्टीरियल एंड प्लांट सेल। ये बैक्टीरियल प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। एंड इज अबेडेंटली प्रेजेंट इन देयर सेल वॉल्स। और कहाँ पाया जाता है? सेल वॉल्स में पाया जाता है। सेलुलोज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ ऑफ प्लांट, यानी कि जो सेलुलोज है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ देने के लिए प्लांट को। ठीक है, क्योंकि ये कहाँ पाया जाता है? प्लांट की जो सेल वॉल है वहाँ पर पाया जाता है। इट ऑल्सो फाइंड ग्रेट इंपॉर्टेंस इन दिस इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी हम इसके एडवांटेज भी डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे इंडस्ट्री रोल भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो नेक्स्ट है सेलुलोज इज मेड अप ऑफ 1000 ऑफ डी ग्लूकोज सब यूनिट, यानी कि जो सेलुलोज है वो 1000 ऑफ डी ग्लूकोज सब यूनिट से मिलकर के बना होता है। और जो ग्लूकोज सब यूनिट है सेलुलोज की, वो लिंक्ड होती है β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है स्टार्च और सेलुलोज में डिफरेंस बताइए। तो स्टार्च में कौन सा बॉन्ड होता है? α14। ठीक है, और α16। लेकिन सेलुलोज में कौन से बॉन्ड है? β14। ठीक है, कौन सा है? β14। β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज फाउंड इन सेलुलोज। ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है। यानी कि इसमें जो ग्लूकोज होगा वो बीटा ग्लूकोज होगा, बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू मेक बीटा डी ग्लूकोज बॉन्ड, यानी कि अगर हमें बीटा डी ग्लूकोज बॉन्ड को बनाना है, इस बॉन्ड को बनाने के लिए एक जो आपका शुगर है उसका इन्वर्जन होना ज़रूरी है। किस तरह से होता है? देखो, ये β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होता है वो एनोमेरिक कार्बन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में बनता है। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज़? तो इसको हम बोलते हैं β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये जो यहाँ पे ग्लूकोज हम यूज़ करेंगे वो क्या होगा? बीटा ग्लूकोज यूज़ करेंगे। ठीक है, बीटा ग्लूकोज कौन सी इसमें क्या होता है? इसमें आपका जो OH है वो आपके CH2OH यानी कि सेम प्लेन में रहता है। ठीक है, यानी कि जो OH है और CH2OH है वो सेम प्लेन में आपको दिखाई देते हैं, उसको बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज। क्लियर इतनी चीज़? आइए, इन ऑर्डर टू मेक β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एवरी अल्टरनेट ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन सेलुलोज इज इन्वर्टेड। यानी कि इसका क्या मतलब है? अभी सबसे पहले मैं आपको सेलुलोज की स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। ये देखिए, जब भी आपको सेलुलोज की स्ट्रक्चर बनानी है, ये देखिए CH2OH और CH2OH, तो जो इसके अल्टरनेटिव्स हैं, यानी कि ये जैसे ये बीटा डी ग्लूकोज है तो इसका जो अल्टरनेटिव है ये वाला, ठीक है, इसको क्या होना पड़ेगा? इन्वर्ट होना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्यों इन्वर्ट होना पड़ेगा? क्योंकि द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बन 1 इज डायरेक्टेड अपवर्ड, यानी कि जो हाइड्रोक्सिल, क्योंकि ये जो बॉन्ड है β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है ये फॉर्म होता है आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अंदर और एनोमेरिक कार्बन के अंदर। ठीक है, सो जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है कार्बन 1 का वो क्या होता है? ऊपर की तरफ होता है। एंड दैट ऑफ कार्बन 4 इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, और जो कार्बन 4 का है वो नीचे की तरफ होता है। ठीक है, now to make a β14 glycosidic bond one of these molecules should be inverted, यानी कि अगर इनको β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को बनाना है तो इनमें से, इन दोनों में से, ठीक है, इन दोनों में से जब हमको ये और ये बनाना, इनके बीच में β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाना है, तो 1 और 4 को बनाने के लिए
हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि जो इसका अल्टरनेटिव है इसको क्या करना पड़ेगा, हमें उल्टा करना पड़ेगा, तब जा कर के आपका क्या बनेगा, सेलुलोज बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ठीक है। अगर आपको बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, जो उसका अल्टरनेटिव है उसको उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे CH2OH नीचे की तरफ है, यहाँ पे CH2OH ऊपर की तरफ है, यहाँ पे नीचे की तरफ है तो यहाँ पे ऊपर की तरफ है। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, ओके। So now to make a beta 1,4 glycosidic bond, one of these molecules should be inverted so that both the hydroxyl group come in the same plane. यानी कि जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, यानी कि जो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, ये क्या डिफरेंट प्लेन में हैं। यहाँ पे अगर हम कार्बन 1 में देखेंगे तो ये ऊपर की तरफ है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो कार्बन नंबर 4 पे तो ये नीचे की तरफ है, ठीक है। तो इन दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप को सेम प्लेन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक ना एक बीटा डी ग्लूकोज को इन्वर्ट होना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये इन्वर्ट होगी, ये दोनों जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो सेम प्लेन में आ जाएंगे, और इस वजह से क्या होता है, जो आपके सेलुलोज है उसके अंदर इन्वर्जन देखा जाता है एवरी अल्टरनेट ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन्वर्जन क्यों होता है सेलुलोज के अंदर। इन्वर्जन इसलिए होता है क्योंकि जो OH है वो दो डिफरेंट प्लेन्स में है। कार्बन नंबर 1 का जो OH है वो ऊपर की तरफ है, कार्बन नंबर 4 का जो OH है वो नीचे की तरफ है। तो इन दोनों को सेम प्लेन में लाने के लिए सेलुलोज में क्या करते हैं, इन्वर्जन करते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या बनता है, आपका सेलुलोज बनता है। ये देखिए सेलुलोज की स्ट्रक्चर। तो ये जो स्ट्रक्चर है आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इसमें क्या हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। ये सभी क्या है, बीटा डी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स है, और इनके अंदर बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आपको देखने के लिए मिल रहा है। और इस लिंकेज को दिखाने के लिए, यानी कि OH को सेम प्लेन में लाने के लिए सेलुलोज के लिए सेलुलोज के अंदर इन्वर्जन किया जाता है, ठीक है। क्लियर इतनी चीज़। नेक्स्ट है सेलुलोज इज ए अनब्रांच्ड मॉलिक्यूल। सेलुलोज क्या होता है, एक अनब्रांच्ड मॉलिक्यूल होता है। द पॉलीमेरिक चेन ऑफ ग्लूकोज आर अरेंज इन ए लीनियर पैटर्न, यानी कि जो इसकी पॉलीमेरिक चेन है वो क्या है, लीनियर पैटर्न में अरेंज है, और ये क्या है, एक अनब्रांच्ड मॉलिक्यूल है। और ये इनसोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, लेकिन अगर आप इसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर वो मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप सेलुलोज को पानी के अंदर मिलाते हैं तो वो इनसोल्यूबल रहता है। सेलुलोज इज़ मोस्ट अबंडेंटली प्रोड्यूस्ड बाय पॉलीमर ऑन अर्थ, यानी कि मोस्ट अबंडेंटली अगर आपसे पूछा जाए कार्बोहाइड्रेट कौन सा है तो वो है आपका सेलुलोज। नेक्स्ट है इट इज़ प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल्स, यानी कि जो प्लांट सेल्स होते हैं उनकी सेल वॉल में ये पाया जाता है। और इसके साथ साथ जो बैक्टीरिया और एल्गी है इनकी भी सेल वॉल्स में ये मिलता है, ठीक है। जिसकी प्योरेस्ट फॉर्म होती है सेलुलोज की वो क्या है, कॉटन, यानी कि जो कॉटन है उसके अंदर 98% क्या होता है, सेलुलोज होता है। सो सेलुलोज इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन वुड, यानी कि जो सेलुलोज है, सेलुलोज जैसे कि मैंने अभी बताया कि वो प्लांट सेल वॉल में भी मिलता है। तो प्लांट सेल वॉल यानी कि जो आपकी वुड है, ठीक है, उसके अंदर भी क्या है, सेलुलोज प्रेजेंट होता है, जो कि हम प्लांट से या ट्रीज से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। सो सेलुलोज डाइजेशन इज़ लिमिटेड टू हर्बीवोर्स। देखो जो सेलुलोज डाइजेशन है वो लिमिटेड होता है, सेलुलोज को हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप लकड़ी खाएंगे तो आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सेलुलेज एंजाइम नहीं होता है। कौन सा एंजाइम नहीं होता है, सेलुलेज एंजाइम नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स या कुछ ऐसी स्पीसीज़ हैं जिनके अंदर आपको ये सेलुलेज एंजाइम देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अगर हम मैमल्स में बात करें तो जितने भी आपके रूमिनेंट्स हैं, ठीक है, यानी कि जितने भी आपके काऊ है, शिप है, हॉर्स है, तो इन सब के अंदर क्या देखने के लिए मिलता है, गोट है, इन सब के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलता है, सेलुलोज का डाइजेशन देखने के लिए मिलता है। यानी कि जो ये ग्रीन लीव्स अगर आपने देखा होगा कि ये जो आपकी काऊ है, शिप है, हॉर्स है, ये सभी क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं सेलुलोज को, क्योंकि ये अपनी जो एनर्जी और न्यूट्रिएंट है वो कहाँ से पूरा करते हैं, ग्रासेस से पूरा करते हैं, ठीक है। अब ये किस तरह से डाइजेस्ट कर लेते हैं सेलुलोज को, क्योंकि हम लोग तो नहीं कर पाते हैं, ये इसलिए से डाइजेस्ट कर लेते हैं क्योंकि इन मैमल्स के अंदर सिम्बायोटिक एसोसिएशन में या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होते हैं, बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर। तो वहाँ पे जैसे ये बैक्टीरिया का नाम भी दे रखा है सेलुलोमोनाज और रिम्यूनोकोकस, ठीक है, ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो जैसे ही कोई भी
हर्बीवोर जब सेलुलोज को खाता है तो उस सेलुलोज का डिग्रेडेशन कर देते हैं ये बैक्टीरिया, क्योंकि इन बैक्टीरिया के पास पाया जाता है सेलुलेज एंजाइम जो कि रिस्पॉन्सिबल है सेलुलोज का डिग्रेडेशन करने के लिए। ठीक है, तो जो मैमल्स की डाइट में, यानी कि जो यहाँ आपके हर्बीवोर्स है, यानी कि डाइट में जब भी सेलुलोज आ जाता है तो उस सेलुलोज का डिग्रेडेशन कौन करते हैं? उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में रह रहे बैक्टीरिया जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं, यानी कि वो उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में रह करके उनको पॉजिटिव इफेक्ट देते हैं। ठीक है, उनको वो हानि नहीं पहुंचाते हैं, वो होते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? सेलुलेज एंजाइम को रिलीज़ करते हैं, उस सेलुलोज को डिग्रेड कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपने टर्माइट्स देखे होंगे, सभी ने सुना होगा कि जो लकड़ी है उसके अंदर दीमक लग गई। ठीक है, तो वो जो दीमक है वो क्या खा रही है? वो लकड़ी जो खा रही है उसके अंदर जो सेलुलोज है उसी को तो खा रही है ना। तो वो जो दीमक है उसके अंदर भी कौन सा एंजाइम है? सेलुलेज एंजाइम पाया जाता है उसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, जिसकी वजह से क्या होता है? वो सेलुलोज को डिग्रेड कर पाती है। ठीक है, क्लियर इतनी चीज़? So animals such as cow, sheep, horse can digest cellulose because in their digestive tract they contain bacteria which has cellulase enzyme, okay, which help in digestion of cellulose. सो सेलुलोज हैज़ मैनी यूजेस, यानी कि जो सेलुलोज है उसके बहुत सारे यूजेस होते हैं, जैसे कि कॉटन में, यानी कि जो कॉटन के क्लोथ्स हैं उन्हें बनाने में, टी शर्ट, जीन्स, ओके, पेपर बनाने में, और आपके बहुत सारे यूजेस हैं जो कि अभी मैं डिस्कस करूँगी। सो दीज आर दी एडवांटेजेस। सो फर्स्ट है सेलुलोज इज़ यूज टू मेक पेपर बोर्ड्स, कार्ड स्टॉक एंड अदर पेपर प्रोडक्ट्स। इट इज़ ऑल्सो यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जैसे कि अगर हमें कॉटन के क्लोथ्स बनाने हैं, टी शर्ट्स बनानी हैं, तो उसके लिए भी हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? सेलुलोज की। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन पेपर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन पेपर इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के अंदर भी किसका यूज़ किया जाता है? सेलुलोज का। बायोफ्यूल बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? सेलुलोज का। सेलुलोज इज़ ऑल्सो यूज इन गन पाउडर के अंदर भी सेलुलोज का यूज़ किया जाता है, और ये एक स्टेबलाइजर की तरह काम करता है डिफरेंट ड्रग्स में। और इट ऑल्सो यूज इन द बायोलॉजिकल लैब्स एज ए स्टेशनरी फेस फॉर क्रोमेटोग्राफी, यानी कि स्टेशनरी फेज फॉर क्रोमेटोग्राफी के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं? सेलुलोज का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो दीज आर द सम एडवांटेजेस ऑफ सेलुलोज। सो आपको जितना याद हो रहा है उतने एडवांटेजेस आप याद कर लीजिए, आपका जो आंसर है वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा जब आप इसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, अब एक पॉइंट और मैं आपसे डिस्कस करूँगी स्टार्च और सेलुलोज के बारे में। ठीक है, क्योंकि इसमें भी डिफरेंस पूछा जा सकता है, क्योंकि ये दोनों क्या है? प्लांट के अंदर, प्लांट्स के पॉलीसेकेराइड्स है। ठीक है, स्टार्च जो है वो स्टोर्ड फॉर्म है, और जो सेलुलोज है वो क्या है आपकी? कौन सी फॉर्म है? स्ट्रक्चरल फॉर्म है। ठीक है, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है जो कि प्लांट्स को स्ट्रेंथ देता है। क्लियर इतनी चीज़? इसके साथ साथ और क्या डिफरेंस है? अगर आप स्टार्च और सेलुलोज की स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो स्टार्च के अंदर α14 और α16 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखने के लिए मिलता है, लेकिन सेलुलोज के अंदर आपको β14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखने के लिए मिलता है। ठीक है, स्टार्च के अंदर इन्वर्जन आपको देखने के लिए नहीं मिलता, लेकिन सेलुलोज के अंदर आपको इन्वर्जन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, सेलुलोज क्या है? सेलुलोज अकर इन फाइबर्स। सेलुलोज कहाँ अकर करता है? फाइबर्स में अकर करता है, और जो स्टार्च है वो क्या है? एक स्टोर्ड फॉर्म है ग्लूकोज की। ठीक है, क्लियर इतनी चीज़? तो ये क्या छोटे छोटे डिफरेंसेस है बिटवीन स्टार्च एंड सेलुलोज। और एक चीज़ और है कि जो आपका स्टार्च है वो किससे मिलकर के बना होता है? वो मिलकर के बना होता है आपके दो कंपोनेंट से, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। लेकिन सेलुलोज सिर्फ और सिर्फ किससे मिलके बना हुआ है? बीटा डी ग्लूकोज से। ठीक है, यानी कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से ही मिलके बना हुआ है। इसमें जो ग्लूकोज है वो कौन सा है? बीटा डी ग्लूकोज है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन, आज के लिए क्वेश्चन देती हूँ। फर्स्ट है सेलुलोज के अंदर कौन सा ग्लूकोज यूज़ होता है? अल्फा डी ग्लूकोज या बीटा डी ग्लूकोज या दोनों? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट। मोस्ट अबंडेंट
कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ABC, काइटिन, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, एंड डी है आपका ऑप्शन ग्लूकोज, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, ओके, इन्वर्जन ऑफ बीटा डी ग्लूकोज फाउंड इन किसके अंदर पाया जाता है? ए स्टार्च, बी है आपका ऑप्शन है ग्लाइकोजन, सी ऑप्शन है सेलुलोज, ठीक है, डी है कोई नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, फोर्थ, राइट ए डिफरेंस, राइट वन डिफरेंस बिटवीन स्टार्च एंड सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन, तीनों में ही लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आपको बताना है स्टार्च और सेलुलोज में क्या डिफरेंस होता है, सेकंड आपको बताना है सेलुलोज और ग्लाइकोजन में क्या डिफरेंस है, सिर्फ एक डिफरेंस बताना है, एक लाइन का आंसर, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।